नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MLT बाय चांस पर। और इस वीडियो सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में। और ख़ास तौर पर आज की वीडियो में बात करूंगा सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में कि कैसे कोई सेल रेस्पायर करती है, यानी कैसे कोई सेल एनर्जी जनरेट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के थ्रू कोई सेल कैसे एनर्जी जनरेट करती है और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म किन किन स्टेज से होकर के गुजरता है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की शुरुआत होती है ग्लाइकोलाइसिस से। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की पहली स्टेज में हमारा जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, और फिर सेकंड स्टेज में ये जो पायरुवेट है ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, और इसके थर्ड स्टेज में एसिटाइल को ए जाता है क्रैब साइकिल में, जिसमें एसिटाइल को ए ऑक्सीडाइज होता है ATP, NADPH और FADH2 में। और क्रैब साइकिल के होने के बाद NADH2 और FADH2 मॉलिक्यूल जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिसमें ये ATP जनरेट करते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये था ओवरव्यू सेलुलर रेस्पिरेशन का कि किन किन स्टेज से होकर के कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। अब हम आगे जानेंगे इन सारे स्टेजेस को डिटेल में, और आज की वीडियो में बात करूंगा डिटेल में ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है और इसके कौन कौन सी डिफरेंट रिएक्शंस है। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी सीक्वेंशियल रिएक्शन है जहां पर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में और लैक्टेट में, और हमारी ATP भी जनरेट होती है। अब चलते हैं ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शंस की ओर। ग्लाइकोलाइसिस को समझने के लिए हम इसको 3 भागों में बांट लेते हैं। पहली स्टेज है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज और प्राइमिंग स्टेज, और दूसरी स्टेज है इसकी स्प्लिटिंग फेज, और तीसरा फेज है इसका एनर्जी जनरेशन फेज। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज के बारे में बात करता हूं मैं। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, इसमें जैसा आप नाम से पता चल रहा है कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा, यानी एनर्जी हमें चाहिए होगी अपनी रिएक्शन को अकर करने के लिए। दूसरी स्टेज जो इसकी स्प्लिटिंग फेज है, जैसा हमें नाम से पता चल रहा है कि इस स्टेज के दौरान हमारा जो कंपाउंड है वो 2 इंडिविजुअल कंपाउंड्स में स्प्लिट हो जाएगा, यानी 2 अलग अलग कंपाउंड्स में स्प्लिट हो जाएगा। और थर्ड रिएक्शन जो है उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी जनरेशन फेज में, यानी कि यहाँ पे हमारी एनर्जी जनरेट होगी। जैसे हमें इसमें नाम से पता चल रहा है एनर्जी जनरेशन फेज, यानी इसके अंदर जितनी भी रिएक्शन आएगी उसमें हमें एनर्जी मिलेगी, यानी ATP हमारी जनरेट होगी। तो चलिए ग्लाइकोलाइसिस को हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो एक इरिवर्सिबल स्टेप होता है, और इसकी इरिवर्सिबिलिटी के कारण ये ग्लाइकोलाइसिस का रेट लिमिटिंग स्टेप भी कहलाता है, क्योंकि इरिवर्सिबिलिटी के कारण ही हमारी जो रिएक्शन है बैकवर्ड नहीं जा सकती, जिससे ये श्योर हो जाता है कि हमारा जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा, जिसकी वजह से हम इसको रेट लिमिटिंग स्टेप बोलते हैं। इस रिएक्शन को अकर कराने के लिए जिस एंजाइम की हमें ज़रूरत होती है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज। यदि हमारी रिएक्शन लीवर में अकर हो रही है तो हमें एंजाइम चाहिए होगा ग्लूकोकाइनेज, और यदि बॉडी के किसी और पार्ट में अगर अकर हो रही है तो उसके लिए हमें चाहिए होगा हेक्सोकाइनेज। और इस एंजाइम को अपना काम करने के लिए, यानी एक्शन करने के लिए एक कोफैक्टर की ज़रूरत होती है जिसका नाम है मैग्नीशियम आयन। और यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनर्जी कंज्यूम हो रही है, यानी ATP जो है हमारा ADP में चेंज हो रहा है, तो इसलिए ये जो हमारी रिएक्शन है ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में आती है। तो इस स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है, और जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि फॉस्फेट ग्रुप का किसी मॉलिक्यूल के साथ आके अटैच हो जाना। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्लूकोज के साथ में फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो गया है, जिसकी वजह से हम इसको फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन कह रहे हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। अगले स्टेप जो कि इसका सेकंड स्टेप है वो एक रिवर्सिबल स्टेप है, जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, जिसको कैटलाइज करता है एंजाइम फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। अब चलते हैं इसके थर्ड स्टेप की ओर, जो कि इस रिएक्शन का थर्ड स्टेप में देखिए क्या होता है। थर्ड स्टेप एक इरिवर्सिबल स्टेप है जहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दोबारा से फर्दर फॉस्फोराइलेट होता है और बनाता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, जिसको कैटलाइज करता है एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और इस रिएक्शन में पहली वाली रिएक्शन की तरह ही फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है और ATP कंज्यूम होती है। अब चलते हैं इसके फोर्थ स्टेप की ओर,
जो कि एक स्प्लिटिंग फेज है, जहाँ पे फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट दो अलग अलग कंपाउंड्स में स्प्लिट हो जाता है, जो कि 3-3 कार्बन के कंपाउंड होते हैं, यानी 3-3 कार्बन होते हैं उस कंपाउंड में, दोनों में, जो होते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है एल्डोलेस एंजाइम। अब चलते हैं अगले स्टेप, जो कि 5th स्टेप है इस रिएक्शन का। इस स्टेप में ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के बीच में इंटरकन्वर्जन होती है, जिसको कैटलाइज करता है ट्रायोस फॉस्फो आइसोमरेज। और ये एक रिवर्सिबल स्टेप है, यानी कि ये आपस में रिवर्सिबल हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। इस स्टेप में एक ऑक्सीडेशन इस स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यानी कि NADP+ एक हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जो इस रिएक्शन के लिए यूज़फुल होता है। इसके बिना हमारी रिएक्शन अकर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि NAD+ रिड्यूस होता है NADPH में, और इस स्टेप में आप देख सकते हैं कि ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। और इस रिएक्शन में ज़रूरत होती है हमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NAD+, जैसा मैंने पहले कहा, और फॉस्फेट ग्रुप की, क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में बदलने के लिए हमें फॉस्फेट ग्रुप की ज़रूरत है। और NAD+ है जो रिड्यूस हो जाता है NADPH में, जो कि एक एनर्जेटिक मॉलिक्यूल होता है। और इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज। अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। इस स्टेप में 1,3-बिसफॉस्फेट कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। तो इस स्टेप में मेनली ये होता है कि 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में से एक फॉस्फेट ग्रुप निकलकर ADP के साथ में अटैच हो जाता है, जो ATP को कन्वर्ट कर देता है ATP में। और क्योंकि यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट ही हेल्प कर रहा है फॉस्फेट ग्रुप के ट्रांसफ़र में, इस वजह से हम इस स्टेप को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी कह सकते हैं। और इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड काइनेज एंजाइम। अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। इस स्टेप में 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। इस स्टेप में मेनली रीअरेंजमेंट होती है फॉस्फेट ग्रुप की, यानी कि जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप 3rd कार्बन पे था वो अब 2nd कार्बन पर आ जाता है। इसको कैटलाइज करता है ग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम। ये भी रिवर्सिबल स्टेप होता है। और अगले स्टेप की ओर चलते हैं अब हम, जिसमें 2-फॉस्फोग्लिसरेट मॉडिफाई हो जाता है फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में। और इस स्टेप में H2O यानी वाटर रिलीज होता है। और इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है इनोलेस एंजाइम। अब चलते हैं ग्लाइकोलाइसिस के आखिरी स्टेप की ओर। इस स्टेप में एंजाइम पायरुवेट काइनेज कन्वर्ट करता है फॉस्फोफिनोल पायरुवेट को पायरुवेट में। इस रिएक्शन में मेनली जो फॉस्फोफिनोल पायरुवेट है अपना फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र कर देता है ADP को, जो बाद में बनता है ATP और खुद कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। अब यहाँ 2 बातें सामने आती है इस स्टेप के बाद, कि अगर जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है, अभी हमने देखो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कंप्लीट कर दी है, लेकिन अब हम यहाँ पे 2 बातों का हम ध्यान रखते हैं कि अगर हमारी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल एरोबिक कंडीशन में हो रही है, तो जो हमारा जो पायरुवेट जो एंड में बना है वो हमारा सिंपली जा करके एसिटाइल कोएंजाइम बना देगा बाय द हेल्प ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर हमारी रिएक्शन एनारोबिक कंडीशन में अकर हो रही है तो पायरुवेट से यहाँ लैक्टेट बन जाता है। और लैक्टेट बनने के लिए यहाँ पे NADPH का यूटिलाइजेशन होता है, यानी एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ पे यूटिलाइज होता है। और इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो चलिए अब यहाँ पर हमारी रिएक्शन ख़त्म होती है, यानी हमारी ग्लाइकोलाइसिस ख़त्म होती है। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करते हैं।